हम जेरी हार्टफील्ड नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो ग्रेव एनकाउंटर्स नामक एक असाधारण रियलिटी टेलीविजन कार्यक्रम का निर्माता है। आगे हमें ग्रेव एनकाउंटर्स का छठा एपिसोड दिखाया गया है जिसमें हम लांस प्रेस्टन को देखते हैं जो शो के निर्माता हैं। उन्हें और उनके दल को परित्यक्त कॉलिंगवुड मनोरोग अस्पताल की जांच करने के लिए आमंत्रित किया गया है जहां वर्षों से अस्पष्टीकृत घटनाएं सामने आती रही हैं। वह बताते हैं कि आज रात वह और उनकी टीम 8 घंटे का लॉकडाउन करेगी। इसके बाद मोर्गन नाम का एक स्थानीय नगर इतिहासकार वहां आता है जो बताता है कि यह अस्पताल 1893 में बनाया गया था। यहाँ के हालात बहुत खराब थे और मरीजों को फर्श पर और कभी-कभी कंबल और कपड़ों के बिना सोना पड़ता था। यहाँ लांस ने उनसे आर्थर फ्रीकिन के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि फ्रीकिन एक हार्वर्ड प्रशिक्षित न्यूरोलॉजिस्ट थे जो 1937 से 1948 तक यहाँ प्रमुख चिकित्सक थे। उन्होंने अनैतिक प्रयोग और लोबोटॉमी किए, उनमें से 6 द्वारा मारे जाने से पहले अस्पताल के मरीज। अब अस्पताल का केयरटेकर केनी उन्हें अस्पताल के दौरे पर ले जाता है। लेनस ने उससे पूछा कि क्या यह जगह भुतहा है, तो उसने बताया कि उसे नहीं पता, लेकिन उसने यहाँ कुछ बहुत ही अजीब चीजें देखी हैं। कभी कभी रात में पुराने पाइपों और इमारतों से आवाज आती है और अकेले न होने का एहसास होता है। फिर वह उन्हें एक खिड़की दिखाता है और बताता है कि वह इसे हर रात बंद कर देता है, लेकिन सुबह वह इसे खुला पाता है। इसलिए वो उस जगह को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित करते हैं। इसके बाद वह उन्हें एक कमरे में ले आता है जहाँ पूरी दीवार पर कुछ लिखा होता है। केनी बताते हैं कि इसे यहाँ रहने वाले मरीज ने लिखा था। फिर वह उन्हें वॉशरूम में बताता है कि वहाँ एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। अब वह उन्हें सर्विस सुरंगों में ले जाता है और उनसे कहता है कि वे पूरी इमारत को जोड़ते हैं। एक बार जब वह इस सुरंग में था तो हवा एकदम ठंडी हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर लांस की मुलाकात गैरी क्रॉफर्ड नाम के एक ठेकेदार से होती है जो उसे बताता है कि जब वह यहाँ नवीकरण का काम कर रहा था तो उसके श्रमिकों ने यहाँ कुछ शोर सुना और उनके उपकरण भी गायब हो गए। फिर वह बताते हैं कि उनके एक कर्मचारी को किसी ने सीढ़ी से धक्का दे दिया था। फिर उसकी मुलाकात एक जोड़े से होती है जो उसे बताता है कि जब वे यहाँ आए थे तो उस आदमी ने हॉल के अंत में किसी को सफेद हॉस्पिटल गाउन पहने और सिर मुंडाए हुए देखा था। इसके बाद वह गार्डनर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने कभी इमारत के आसपास कुछ अजीब देखा है। वह कहता है कि उसने हाल ही में यहाँ काम करना शुरू किया है, लेकिन लांस उसे कुछ पैसे देता है और उसे कैमरे पर झूठ बोलने के लिए मनाता है और वह कहता है कि उसने यहाँ एक भूत देखा है। आगे हम ह्यूस्टन ग्रे नाम के एक मानसिक रोगी को देखते हैं जिसे लांस ने जांच में सहायता के लिए बुलाया है। ह्यूस्टन का कहना है कि उन्हें यहाँ कुछ ऊर्जा महसूस हो रही है और फिर वह एक अंधेरी आत्मा के बारे में बताता है जो राक्षस भी हो सकती है। बाथरूम में आकर वह बताते हैं कि उन्हें यहाँ एक लड़की का एहसास हो रहा है और कहते हैं कि वह यहाँ बाथटब में मर गई और उनकी आत्मा अभी भी उनके साथ है। लेकिन फिर हमें पता चला कि वह यह सब अभिनय कर रहा था और ह्यूस्टन एक नकली माध्यम है। फिर उन्होंने मुख्य प्रवेश द्वार के पास शिविर स्थापित किया और पूरी इमारत में स्थिर कैमरे लगा दिए। अब केनी ने उन्हें इमारत में बंद कर दिया और लांस ने उसे सुबह 6 बजे दरवाजा खोलने के लिए कहा। अब जब पीसी बाथरूम में जाता है तो वह अपने पीछे एक दरवाजे को बंद होते हुए देखता है जिससे वह घबरा जाता है। वह बाकी लोगों को बुलाता है और कहता है कि उसे लगा कि उनमें से ही किसी ने ऐसा किया होगा। लांस अब आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करता है और आत्मा से अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए कहता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज आती है जिससे वो सभी डर जाते हैं। इसके बाद वे एक कमरे में देखते हैं कि एक स्ट्रेचर नीचे पड़ा है और उसका टायर घूम रहा है। अब इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्हें अपने ऊपर वाली मंजिल पर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। लांस अपनी टीम से पुष्टि करता है, लेकिन उनके ऊपर की मंजिल पर कोई नहीं है। फिर वे ऊपर गए और उन्हें लगा कि कोई उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन साशा को लगता है कि यह असली है और वह ईवीपी निकाल लेती है। वह आत्मा से बात करने की कोशिश करती है और इस बार उसे रिकॉर्डर में कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी कोई साशा के बाल ऊपर उठा देता है। ये देखकर साशा डरकर भाग जाती है और ह्यूस्टन और लांस को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। फिर वे साशा के पास जाते हैं जो कहती है कि उसे अब यहाँ से निकलना होगा। इसलिए लांस ह्यूस्टन से उसे नीचे ले जाने और वापस आने के लिए कहता है। अब लांस ह्यूस्टन और टीसी के साथ वापस चला गया और ह्यूस्टन घोस्ट से संपर्क करने की कोशिश करता है। वे भूत से संकेत देने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। लांस अब अपने स्थिर कैमरे से कुछ तस्वीरें लेता है जो आभूषणों और छायाओं को कैद करते हैं। टीसी बताता है कि यह 440 AUM है और लांस उन्हें सभी चीजें पैक करने के लिए कहता है और फिर वे चले जाएंगे। अब जब वे वहां से निकलने लगते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं। लांस ने मैट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब वे सभी एक दूसरे और टीसी से बहस करने लगते हैं। वहां बैठता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो तीनों नीचे आए और दरवाजा बंद होने के कारण बाहर भी नहीं जा सके। लांस ने सभी से सामान पैक करना शुरू करने और केनी के आने के लिए तैयार होने के लिए कहा। मैट सारे कैमरे निकालने जाता है और जब वह खिड़की के पास आता है तो देखता है कि खिड़की खुली है। वह खिड़की बंद कर देता है और लांस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन उसे लगता है कि वो लोग उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जब काफी देर बाद भी मैट वापस नहीं आया तो लांस ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कोई जवाब नहीं मिला। साशा का कहना है कि अंदर अंधेरा है और मैट को चोट लग गई होगी। फिर वे सभी उसे ढूंढने जाने का फैसला करते हैं और लांस कहते हैं कि जब वे अंदर जा रहे होंगे तो वे इसका वीडियो भी बनाएंगे। अब उन्होंने देखा कि मैट का सामान दालान में बिखरा पड़ा है। साशा और लांस उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं और टीसी वहां उसकी तलाश शुरू कर देती है। वह सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो कोई उसे धक्का दे देता है। लांस और साशा उसके पास आते हैं
और उसे उठाकर वापस नीचे आ जाते हैं। टीसी ने उन्हें बताया कि किसी ने उसे धक्का दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह लांस से केनी को बुलाने के लिए कहता है। लांस ने फोन निकाला और देखा कि फोन को सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। अब टीसी बहुत निराश हो जाता है और वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ कोशिशों के बाद वह दरवाजा तोड़ भी देता है, लेकिन यह देखकर चौंक जाता है कि दरवाजे के दूसरी तरफ एक दालान है। अब वे भ्रमित हो गए, क्योंकि वे उसी दरवाजे से अंदर आए थे और अब वहाँ एक और दालान था। लेकिन जब साशा दरवाजा बंद करती है तो यह वही दरवाजा है जिसमें वे आए थे। फिर उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलता है और वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन दरवाजा तोड़ने के बाद वहाँ एक दालान भी है, जिसे देखकर वे और भी निराश हो जाते हैं। इधर साशा बताती है कि सुबह के 8:30 बजे हैं, लेकिन बाहर अभी भी रात है। अब थोड़ी देर बाद वे सभी थककर सो जाते हैं और लांस उन्हें बताता है कि अभी रात के 12 बजे हैं और उनके पास केनी की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर जब सभी सो रहे होते हैं तो उनका एक लाइट स्टैंड गिर जाता है और लाइट फट जाती है, जिससे वे सभी डरकर उठ जाते हैं। अब लांस बताता है कि रात में 8:00 है और वह दिखाता है कि उनका सारा खाना चल चुका है। लांस का कहना है कि उन्हें सुरंगों के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन टीसी ने इनकार कर दिया और कहा कि उसने आग से बचने का रास्ता देखा है और उन्हें वहां से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अब वे सीढ़ी ढूंढने और छत तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पाते हैं कि सीढ़ियां एक बेतरतीब ढंग से बनी दीवार से अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे उनका बचना मुश्किल हो गया है। इसके बाद क्रू को मैट के चिल्लाने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं और वह उसे ढूंढने की उम्मीद में हॉल में दौड़ता है। एक बार जब उन्हें वह कमरा मिल गया जहां उन्होंने मैट की चीखें सुनी, तो उनका सामना एक धातु के बिस्तर के फ्रेम से हुआ जो हवा में लहरा रहा था और वे डरकर भाग गए। अब लांस का कहना है कि उसने यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला और ये बिल्डिंग बार बार बदल रही है। वे सभी बहुत थके हुए हैं, इसलिए वे फिर से सोने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार वे गंदगी में सोएंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब वे जागते हैं तो उन्हें साशा की पीठ पर हेलो शब्द लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद वह दोबारा मैट से संपर्क करने की कोशिश करता है और इस बार उसे वॉकी टॉकी पर उसकी आवाज सुनाई देती है। वे एक बार फिर उसकी तलाश में निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ कोई भागता हुआ नजर आता है। उन्हें लगता है कि यह मैट है, इसलिए वे उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ वे कमरे के कोने में एक लड़की को देखते हैं और जब वह मुड़ती है तो उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत हो जाता है। वे डर के मारे इकाई से भाग जाते हैं और ह्यूस्टन अन्य चालक दल के सदस्यों से अलग हो जाता है। ह्यूस्टन अंधेरे में हॉल में घूमता है और फिर उसे हवा में उठा लिया जाता है और उसका दम घुट जाता है। इससे पहले कि हॉलवे के अंत से एक चमकदार रोशनी फूटती है, जिससे वह उड़ जाता है और यहीं मर जाता है। लांस, साशा और टीसी पता लगाएं कि उन्हें उनके नाम वाले अस्पताल पहचान कंगन पहनाए गए हैं। तीनों फिर से हॉल में घूमते हैं जब एक हाथ साशा को पकड़ लेता है। लांस ने उसे मुक्त कर दिया और वे गलियारे में भाग गए, जबकि लांस साशा टीसीएल को आराम देता है। उन्हें उस कमरे में आने के लिए कहें जहां मैट बैठा है। मैट ने अस्पताल का गाउन पहन रखा है और अब वह पागल हो गया है। वे उसे वहां से दूसरे कमरे में ले जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि बेहतर होने पर वे इमारत छोड़ सकते हैं। चारों एक कमरे के अंदर आराम करते हैं और जब वे उठते हैं तो कई हाथ छत और दीवारों से होकर पहुंच रहे होते हैं। समूह बाथटब से भरे एक कमरे में भाग जाता है और मैट को खून से भरे बाथटब को घूरता हुआ पाता है। टीसी मैट को टब से दूर खींचने का प्रयास किया जाता है, लेकिन खून से एक आकृति उभरती है और टीसी को खींच लेती है। यह मे साशा और लांस ने टब पलट दिया, लेकिन टीसी इसके अंदर नहीं है, जिसके कारण साशा और मैट उन्मादी हो जाते हैं। लांस को एक लिफ्ट मिल जाती है, लेकिन उसे दरवाजे खोलने में कठिनाई होती है। वह दरवाजे खोलने के लिए कुछ ढूंढने के लिए साशा और मैट को पीछे छोड़ देता है। वह अस्पताल की गाड़ी से एक छड़ी खींचता है और कमरे के कोने में खून से लथपथ एक कटी हुई जीभ देखता है। फिर उसे छत के कोने में एक भूतिया आकृति छिपी हुई दिखाई देती है जो उसका पीछा करती है। वह साशा और मैट के पास वापस आता है और लिफ्ट के दरवाजे खोलने का सफलतापूर्वक प्रयास करता है। वह उस आकृति को अपनी ओर आते हुए सुनता है, इसलिए वह और साशा दरवाजा बंद रखकर उस इकाई को दूर रखते हैं। जब दोनों व्यस्त थे, मैट आगे की ओर झुक गया और लिफ्ट शाफ्ट से कई फीट नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लांस और साशा बाहर निकलने की तलाश में इमारत के नीचे सुरंगों में प्रवेश करते हैं। साशा बीमार पड़ जाती है और उसे जोर जोर से खांसी के साथ खून आने लगता है। दोनों सोने के लिए रुकते हैं और कुछ देर बाद वहां धुंध छाने लगती है और साशा भी चली जाती है। लांस अब अकेला कई घंटों सुरंगों में भटकता रहता है। वह जीवित रहने के लिए जीवित चूहों को मारता है और खाता है। फिर वह बेहोश हो जाता है और जागने के बाद फ्रीकिन के ऑपरेटिंग रूम की ओर जाने वाला एक दरवाजा पाता है, जिसमें गुप्त अनुष्ठानों और ग्राफिक तस्वीरों के सबूत हैं। उसके संचालन का वह फ्रीकिन और कई नर्सों की झलक देखता है और उसे अपने कैमरे से दूर खींच लिया जाता है। एक लोबोटोमाइज्ड लांस खुद को रिकॉर्ड करता है, ये घोषणा करते हुए कि वह ठीक हो गया है और उसे जाने की अनुमति दी गई है, और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।